हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल निशगोल में। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है, बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए भारत ने किस संगठन के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एशियाई विकास बैंक। आइए इसके बारे में डीप में जानते हैं। भारत ने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। 56 किलोमीटर की 2 नई मेट्रो लाइनों के निर्माण के साथ बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास संस्थान आईईजी सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, NKC। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NKC को आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्थान लिया, जो 1992 से आईईजी के अध्यक्ष थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आईईजी की आम सभा के विचार के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण इस पद से इस्तीफा दे दिया। यह एक स्वायत्त बहुविषयक केंद्र है जिसका उपयोग उन्नत अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किया जाता है और 1952 से VKR राव द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन 1958 से चालू हुआ। यह दिल्ली विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी एनक्लेव में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस संगठन ने ईशील्ड नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस उत्पाद लॉन्च किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, SBI लाइफ इंश्योरेंस। SBI लाइफ इंश्योरेंस ने एक नए जमाने का सुरक्षा समाधान SBI लाइफ ईशील्ड नेक्स्ट एक व्यक्तिगत नॉन लिंक्ड जीवन बीमा सूच जोखिम प्रीमियम उत्पाद लॉन्च किया, जो न तो शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है और न ही कोई लाभ या लाभांश साझा करता है। यह 3 प्लान विकल्प प्रदान करता है, लेवल कवर, बढ़ते कवर और फ्यूचर प्रूफिंग बेनिफिट के साथ लेवल कवर। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस संगठन के साथ कैपिटल फ्लोट ने अपने बाय नाउ पे लेटर समाधान का विस्तार करने के लिए भागीदारी की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रेजर पे। कैपिटल फ्लोट ने अपने बाय नाउ पे लेटर समाधान वॉलनट 369 का विस्तार सभी रेजर पे सक्षम ऑनलाइन व्यापारियों तक करने के लिए रेजर पे के साथ भागीदारी की है। ग्राहक खरीदारी करते समय साइन अप कर सकते हैं और 3, 6 या 9 महीनों में खरीदारी के लिए भुगतान भी कर सकते हैं। इस साझेदारी के माध्यम से कैपिटल फ्लोट का लक्ष्य 1 लाख से अधिक भागीदारों तक विस्तार करना और भारत के 100 शहरों में सेवाएं प्रदान करना है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन के साथ पर्यटन मंत्रालय ने आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए भागीदारी की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मेक माई ट्रिप और एबिबो। पर्यटन मंत्रालय ने आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए मेक माई ट्रिप और एबिबो ग्रुप के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसने पहले ही क्लियर ट्रिप यात्रा.com और इज माई ट्रिप के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU का प्राथमिक उद्देश्य उन आवास इकाइयों को व्यापक दृष्टि प्रदान करना है जिन्होंने OTA प्लेटफॉर्म पर साथी पर स्वयं को प्रमाणित किया। आइए राष्ट्रीय करंट अफेयर को जानते हैं। PM मोदी ने गुजरात के सोमनाथ में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
DCGI ने आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए जायडस कैडिला के DNA आधारित वैक्सीन जाइकोविड को मंजूरी दी है। असम ने ड्राइवरों, सहायकों, पुजारियों के लिए कोविड राहत पैकेज की घोषणा की। यू राजा बाबू हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारती के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। ये सब आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो चलिए आर्थिक करंट अफेयर को जानते हैं। 13 अगस्त को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.099 अरब डॉलर घटकर 619.365 अरब डॉलर रहा। फेसबुक इंडिया ने SMB को क्रेडिट तक त्वरित पहुंच प्राप्त करने में मदद करने के लिए लघु व्यवसाय ऋण पहल लॉन्च की। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारतीय नौसेना ने नौसेना सहयोग के लिए एक संयुक्त मार्गदर्शन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। आइए इसे हम डीप में जानते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने समुद्री क्षेत्र में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग और अंतरसंचालनीयता को आगे बढ़ाने के लिए नौसैनिक सहयोग के लिए संयुक्त मार्गदर्शन पर हस्ताक्षर किए। भारत नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल माइकल जेनुन के बीच ज्वाइंट गाइडेंस फॉर द ऑस्ट्रेलिया इंडिया नॉर्वे टू नॉर्वे रिलेशनशिप दस्तावेज के लिए हस्ताक्षर समारोह वर्चुअली आयोजित किया गया था। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वियतनाम। भारतीय नौसेना ने समुद्री सहयोग के हिस्से के रूप में दक्षिण चीन सागर में वियतनामी नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास किए हैं। INS रणविजय और INS कोरा ने वियतनाम पीपल्स नेवी फ्रिगेट VPN लाई थाई 2 के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं द्वारा साझा किए गए संबंधों को मजबूत करना और भारत वियतनाम रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम होगा। समुद्री चरण में सतही युद्ध अभ्यास, हथियार फायरिंग अभ्यास और हेलीकॉप्टर संचालन शामिल थे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कपड़ा मंत्रालय ने लोक और जनजातीय कला चित्रों पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी रीतियों से कलाकृतियों का सफर का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली। लोक और जनजातीय कला चित्रों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन रीतियों से कलाकृतियों का सफर नई दिल्ली में शुरू हुई। इसमें 7 देश भारत, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की लोक और जनजातीय पेंटिंग प्रदर्शित की गई है। इस विशेष प्रदर्शनी 18 अगस्त से 3 सितंबर तक को और आर्ट सेंटर के सहयोग से राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला एकेडमी नई दिल्ली द्वारा क्यूरेट किया गया है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को आपदा के क्षेत्र में साझेदारी करने के लिए मंजूरी दी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। आइए इसके बारे में हम लोग डीप में जानते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच हस्ताक्षरित आपदा प्रबंधन, लचीलापन और शमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन की मंजूरी दी है।
यह आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तैयारियों, प्रतिक्रिया और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों को मजबूत करने में भी मदद करेगा। इस समझौता ज्ञापन में परिकल्पना की गई है कि दोनों देश राहत, प्रतिक्रिया, पुनर्निर्माण और रिकवरी के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आपदा के समय एक दूसरे को पारस्परिक समर्थन देंगे। दोनों देश प्रासंगिक सूचनाओं, रिमोट सेंसिंग और अन्य वैज्ञानिक डेटा का आदान प्रदान भी करेंगे। भारत और बांग्लादेश उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, सुदूर संवेदन और नेविगेशन सेवाओं और आपदा तैयारी, प्रतिक्रिया और शमन और वास्तविक समय डेटा साझा करने के लिए विशेषज्ञता के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वे आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अधिकारियों के प्रशिक्षण का भी समर्थन करेंगे और द्वितीय पक्षीय रूप से संयुक्त आपदा प्रबंधन अभ्यास करेंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने किस संगठन के सहयोग से छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है डसॉल्ट सिस्टम्स। आइए इसके बारे में जानते हैं। भारत ने ला फाउंडेशन डसॉल्ट सिस्टम के सहयोग से नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने अटल टिंकरिंग लैब के युवा नव प्रवर्तकों के लिए छात्र उद्यमिता कार्यक्रम की तीसरी श्रृंखला शुरू की है। शेप 3.0 की थीम मेड इन 3D शेप द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम पर आधारित है, जिसे 2017 में ला में आला पांटे फाउंडेशन और फाउंडेशन डसॉल्ट सिस्टम यूरोप द्वारा फ्रांस में रोल आउट किया गया था। इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में प्रत्येक स्कूल की एक टीम को 3D पेंटिंग का उपयोग करके अपना स्वयं का स्टार्टअप डिजाइन और प्रोटोटाइप बनाने, मार्केटिंग अभियान तैयार करने, उत्पाद मूल्य निर्धारण को परिभाषित करने और विस्तार बनाने के लिए सीड फंडिंग आवंटित की जाएगी। इस कार्यक्रम के अंत में प्रत्येक स्कूल के स्टार्टअप एक प्रतियोगिता में भाग लेंगे और उद्योग और शिक्षाविदों के विशेषज्ञों के सामने अपना मार्केटिंग अभियान प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के तहत भूमिहीन मजदूरों को कौन सी राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार 6,000 रुपये प्रदान करेगी? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। 200 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ यह योजना शुरू की गई थी। इससे 12 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभ होगा। यह योजना ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को कुछ न्यूनतम मजदूरी के साथ सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस न्यूनतम वेतन उन्हें बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। लाभार्थियों को उनका लाभ 31 मार्च 2022 से पहले प्राप्त होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संगठन ने एक नया साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है विश्व बैंक।
विश्व बैंक ने नया साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा विकास एजेंडा को बेहतर ढंग से परिभाषित करना है और व्यवस्थित रूप से रोल आउट करना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसके कार्यक्रमों और वित्तपोषण में साइबर सुरक्षा के विचारों का अधिक महत्वपूर्ण प्रतिबिंब हो। विश्व बैंक के व्यापक डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप अम्ब्रेला के तहत एक संबद्ध ट्रस्ट फंड के रूप में विकसित साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड का लॉन्च एस्टोनिया, जर्मन, जापान और नीदरलैंड के योगदान से संभव हुआ है। नया साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि देश और उनके नागरिक चल रहे डिजिटल परिवर्तन और विकास का सुरक्षित रूप से पूरा लाभ उठा सके। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने हैदराबाद में कैमरा नवाचार के लिए एक विशेष प्रयोगशाला स्थापित की है? तो इसका सही जवाब है ओप्पो। स्मार्टफोन निर्माता ओप्पो ने अपने हैदराबाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में कैमरा इनोवेशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड लैब की स्थापना की है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके स्थानीय सुविधाओं, कैमरा समाधान विकसित करने और बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव के लिए इमेजिंग सॉफ्टवेयर विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र प्रशासित प्रदेश ने दलित बंधु योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना ने हुजूर नगर विधानसभा क्षेत्र के सालापल्ली गांव में दलित बंधु योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पायलट आधार पर इस योजना की शुरुआत की है। ग्रामीण स्तर से लेकर राज्य स्तर तक विभिन्न स्तरों पर दलित बंधु समितियों की स्थापना की जाएगी और दलित संरक्षण कोष के प्रवर्धन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिवर्स अत्याधुनिक नेशनल जीन बैंक का उद्घाटन किया? इसका सही जवाब है नई दिल्ली। आइए इसके बारे में डीप में जानते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च पूसा में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत अत्याधुनिक नेशनल जीन बैंक का उद्घाटन किया। बायोफोर्टिफाइड फसल किस्मों की ज़रूरत महसूस की जा रही है, जिसे दूर करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों के लिए बीजों को सुरक्षित करने के लिए वर्ष 1996 में स्थापित नेशनल जीन बैंक में बीजों के रूप में लगभग 1 मिलियन जर्म प्लाज्म को सुरक्षित करने की क्षमता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने इस्तीफा दे दिया, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका सही जवाब है मलेशिया। मलेशियाई प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने देश में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद 16 अगस्त 2021 को इस्तीफा दे दिया। बहुमत खोने के बाद उन्होंने और उनके मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा अस्थिरता का एक और अध्याय खोलने जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में कोई भी स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं है।
उन्होंने 17 महीनों के कार्यकाल के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार यह मलेशियाई नेता का सबसे छोटा कार्यकाल है। हमारा अगला प्रश्न है, किस बैंक के साथ टाटा मोटर्स ने कार ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए साझेदारी की? तो इसका सही जवाब बैंक ऑफ महाराष्ट्र। टाटा मोटर्स ने यात्री वाहनों की अपनी नई फॉरएवर रेंज के लिए कार ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ हाथ मिलाया। यह सहयोग के तहत बैंक ऑफ महाराष्ट्र टाटा मोटर्स के ग्राहकों को 7.15% ब्याज दर पर ऋण प्रदान करेगा, जो कि रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट के साथ जुड़ी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने अपने वैकल्पिक निवेश कोष के लिए एक डिजिटल ऑनबोर्डिंग शुरू की है? तो इसका सही जवाब है आस्क इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लिमिटेड। एएसके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लिमिटेड ने 16 अगस्त को वैकल्पिक निवेश कोष के लिए एक डिजिटल ऑनबोर्डिंग शुरू की है, जो अपने फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो थीम के लिए उद्योग में अपनी तरह का पहला फंड है। एएसके इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड मिड कैप पूर्वाग्रह के साथ एक फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो है और सूचीबद्ध भारतीय इक्विटी में निवेश करेगा। 2 साल के लॉक इन के साथ इस योजना की अवधि 7 साल है। आइए इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए ड्रोन का उपयोग करने की शर्त अनुमति दी गई थी? तो इसका सही जवाब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बायर क्राफ्ट साइंस सहित 10 संगठनों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए ड्रोन का उपयोग करने से सशर्त अनुमति दी। कर्नाटक सरकार 10 संगठनों में से एक है और इसे बेंगलुरु में सारी संपत्ति के स्वामित्व रिकॉर्ड बनाने के लिए ड्रोन अधिकारी हवाई सर्वेक्षण करने की अनुमति मिली। महिंद्रा एंड महिंद्रा को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ड्रोन अधिकारी कृषि परीक्षण करने और धान और गर्म मिर्च की फसल पर स्टिक छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति मिली है। गुजरात बेस्ड ब्लू रे एविएशन और तेलंगाना बेस्ड एशिया पैसिफिक फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी को ड्रोन का उपयोग करने रिमोट पायलट प्रशिक्षण आयोजित करने की अनुमति दी गई है। बायर ड्रॉप साइंस को ड्रॉप आधारित कृषि अनुसंधान गतिविधियों को संचालित करने और कृषि छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग करने के लिए अनुमति मिल गई है। मुंबई के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को महाराष्ट्र के पालघर जिले के जवाहर के आदिवासी क्षेत्रों में आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं को वितरित करने के लिए प्रायोगिक BVLOS ड्रोन उड़ानें संचालित करने की अनुमति भी मिली है। गंगटोक स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट को अपने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए ड्रोन आधारित हवाई सर्वेक्षण की अनुमति मिल गई है।
सेल को पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में अपने इस्पात संयंत्र की परिधि निगरानी करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने के लिए अनुमति मिली है। चेन्नई स्थित टेस्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड को फसल स्वास्थ्य का आकलन करने और फसल की बीमारी को रोकने के लिए ड्रोन आधारित हवाई छिड़काव की अनुमति मिली है। पुणे ब्रेस्ट भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान देश के 5 अलग-अलग स्थानों पर वायुमंडलीय अनुस्थान करेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? तो इसका सही जवाब है असम। असम विधानसभा ने 13 अगस्त 2021 को असम मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया। मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 गैर गोमांस खाने वाले समुदायों के निवास वाले क्षेत्र में गोमांस की बिक्री और खरीद पर रोक लगाता है। यह मंदिर या सत्र के 5 किमी के दायरे में गोमांस की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाता है। यह बिल असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 1950 को निरस्त कर देगा। इसे मवेशियों के वध, खपत, अवैध परिवहन को विनियमित करने का उद्देश्य से पारित किया गया था। यह बिना किसी वैध दस्तावेज के असम से और उसके माध्यम से मवेशियों के अंतर्राज्यीय परिवहन को प्रतिबंधित करता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 अगस्त 2021 को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 अगस्त। 10 अगस्त 2021 को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने प्रतिवर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि 7 अगस्त 2021 को ही नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक कर प्रतिस्पर्धा से देश के लिए पहला स्वर्ण जीता था। इसी की स्मृति ने अगले वर्ष से इस तिथि को देश भर में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह दिवस मनाया जाएगा। इस दिवस के अवसर पर अगले वर्ष के एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त इकाइयां अपने राज्य में भाला फेंक प्रतियोगिता का आयोजन करेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 20 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा वर्ष 2020 के पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसके तहत किस संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारतीय पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रो ओम प्रकाश पांडे। 20 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा वर्ष 2020 के पुरस्कारों की घोषणा की है। इस वर्ष संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती पुरस्कार लखनऊ में प्रो ओम प्रकाश पांडे को प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार के तहत 5,01,000 की राशि प्रदान की जाएगी। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, 10 अगस्त 2021 को किस देश के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास 2021 प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका। 10 अगस्त 2021 को अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में 20वां दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास सिंगापुर में वर्चुअली भी लॉन्च हुआ। इस अभ्यास में अमेरिकी नौसेना सहित 21 इंडो पैसिफिक देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया, जिसमें अमेरिकी नौसेना के अलावा ऑस्ट्रेलिया, भारत, बांग्लादेश, पूर्वी तिमोर, ब्रुनेई, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, मालदीव, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, पूर्वी तिमोर, यूके,
तथा वियतनाम देश की नौसेना शामिल है। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में संकटों, आकस्मिकताओं या अवैध गतिविधियों का सामना करने के लिए मानकीकृत प्रशिक्षण, रणनीति और प्रक्रियाओं को शामिल करके दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। सिकैट पहली बार 2002 में आयोजित किया गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, AIIA नई दिल्ली में। 8 अगस्त 2021 को आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली स्थित AIIA में बहुउद्देशीय योग हॉल और मिनी ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। उल्लेखनीय है कि सर्बानंद सोनोवाल द्वारा AIIA के परिसर में विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। इस संस्थान पर औपचारिक रूप से उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा द्वितीय आयुर्वेद दिवस यानी अनवरतरिक जयंती के अवसर पर 17 अक्टूबर 2017 को की गई थी। वर्तमान में प्रोफेसर डॉक्टर तनुजा निसारी AIIA की निर्देशक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 10 अगस्त 2021 को डॉक्टर बालाजी तांबे का निधन हो गया, वे कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आयुर्वेद चिकित्सक। 10 अगस्त 2021 को प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर बालाजी तांबे का पुणे में निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे। वह आयुर्वेद और योग चिकित्सक के विशेषज्ञ थे। तो चलिए, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।